वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 164 कार्तिक का कोप। अब तक पलटने के बाद कार्तिक ने चाली की टेढ़ी मुस्कान और फिर उसके पीछे खड़ी बेला को देखा, जो बिना भाव के अपनी मुट्ठियां भींचे एकटक उसे घूर रही थी। बेला को देखते ही कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। ना चाहते हुए वो इस धूर्त लड़के के जाल में फंस गया था। बेला के सामने जो उसकी संत जैसी इमेज थी, वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। अब आगे चाली ने एक टेढ़ी नजर बेला पर डाली, फिर वो छिपी हुई मुस्कान के साथ एक कोने में जा खड़ा हुआ। उसका काम हो चुका था। उसने उस घमंडी आदमी के घर में कलेश लगा दिया था, जिसने उसे समुद्र के ठंडे पानी में फेंका था। बेला ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुमने नेहा का कत्ल करवाया है कार्तिक? मुझे सच सच बताना। कार्तिक ने अपनी आंखें खोलकर बेला की तरफ देखा। बेला की मनोदशा कार्तिक अच्छे से समझ रहा था। कार्तिक ने आराम से कहा, नहीं, मैंने उसका कत्ल नहीं करवाया है। कार्तिक का जवाब सुनकर बेला को थोड़ी राहत मिली। हालांकि उसका दिल और दिमाग अब भी मिश्रित भावनाओं से घुला हुआ था। कार्तिक के वो शब्द जो उसने थोड़ी देर पहले चाली से कहे थे, ना जाने क्यों बेला के दिल को कचोट रहे थे। बेला ने फिर से पूछा, क्या तुम जानते थे कोई नेहा को मारना चाहता है? कार्तिक ने शांति से कहा, हम। बेला की हल्की खुली मुट्ठियां फिर से जकड़ गई। वो ये नहीं सुनना चाहती थी। उसे अजीब सी हताशा महसूस हो रही थी। बेला ने कुछ क्षण रुककर कहा, मैं सुबह से सोच रही थी, तुमने नेहा के अगेंस्ट अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब मुझे समझ आ रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया था। कार्तिक ने बेला की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से बेला को देख रहा था, जिसके इमोशंस पूरी तरह इम्बैलेंस हो चुके थे। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। कार्तिक ने बेला को नहीं रोका। जब बेला पलटकर वहां से चली गई, बिन ने कार्तिक की तरफ देखा। अब तक उसे पूरी बात समझ आ चुकी थी। बिन ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बड़े भाई, स्टेप अच्छा लिया था आपने, मगर सिस्टर बेला को इतनी आसानी से बहलाया नहीं जा सकता है। वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। नेहा उनके लिए बहुत मायने रखती थी। कार्तिक ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उसने ठंडेपन से चाली को घूरा, जो कटाक्ष मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाने वाली नजरों से देख रहा था। कार्तिक धीरे धीरे चाली की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, जिसे देखकर चाली के होठों से मुस्कान गायब हो गई। खतरे के अंदेशा के साथ उसकी बॉडी सिकुड़ चुकी थी। बिन, चाली और कार्तिक, हर कोई अच्छे से जानता था बेला अपने छोटे भाई बहन को लेकर कितनी सेंसिटिव और प्रोटेक्टिव थी। भले ही बेला ने गुस्से में कॉल पर नेहा को कह दिया था वो उसे जान से मार देगी, मगर क्या वो सच में ऐसा करने वाली थी? जवाब स्पष्ट था, बिल्कुल नहीं। असल में बेला ने तो चाली और स्टीवन को भी इसीलिए नेहा को ढूंढने के लिए भेजा था, ताकि वो नेहा को कार्तिक के कोप से बचा सके। बेला ने भले ही कार्तिक को कहने को कह दिया है, वो उसके रास्ते में नहीं आएगी। वो इस मामले में शांत रहेगी, मगर कार्तिक जानता था असल में बेला ऐसे कुछ नहीं करने वाली है। आखिर उसने अपने डैड से वादा किया था, वो हमेशा समीर और नेहा का ख्याल रखेगी। बेला ने मन ही मन पहले से ही सोच लिया था वो कार्तिक से नेहा को कैसे बचाएगी। यहाँ तक कि बेला ने तो 14 साल पहले भी सोचा रखा था वो नेहा को फांसी की सजा से कैसे बचाएगी। मगर बेला ने ये नहीं सोचा था कार्तिक के अलावा कोई दूसरा इंसान भी है जो नेहा को मारना चाहता है। हालांकि कार्तिक इस बारे में जानता था। कार्तिक को यह भी पता था अगर उसने नेहा के साथ कुछ किया तो बेला कभी उसे माफ नहीं करेगी। इसीलिए उसने खुद नेहा के साथ कुछ नहीं किया था। उल्टा उसने उस धोती वाले इंसान का इस्तेमाल किया था अपना काम निकालने के लिए। आखिर वो उस इंसान को कैसे छोड़ देता, जिसकी वजह से उसकी छोटी बहन के आंखों में आंसू आए थे। भले ही कार्तिक ने खुद कुछ नहीं किया था, किंतु ये कहना गलत नहीं होगा, नेहा की मौत के पीछे उसका दिमाग भी था। असल में वही तो मास्टरमाइंड था। गैलेक्सी विला। बेला काउच से सिर टिकाए लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। उसकी सुंदर आंखें ना जाने कब से बंद थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बेला के सामने खड़े स्टीवन ने एक सरसरी नजर चारों तरफ घुमाई।
मुंबई के सबसे पॉश इलाके ड्रीम वैली में स्थित गैलेक्सी विला ड्रीम वैली के सबसे कीमती विला में से एक था। बेला ने यह विला तब लिया था जब वो वर्षों पहले फ्रांस से इंडिया सेटल हुई थी। बेला ने सन्नाटा तोड़ने की पहल करते हुए कहा, वो कौन था स्टीवेन? स्टीवेन ने जवाब में कहा, बॉस, उस इंसान ने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा है। हालांकि हमारे लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा हम जल्द से जल्द उस इंसान का पता लगा ले। बेला ने कठोरता से कहा, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए स्टीवेन। जल्द से जल्द मुझे रिजल्ट चाहिए। जिस इंसान ने भी मेरी बहन का कत्ल किया है, मैं उसे खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ। स्टीवेन ने हल्के हिचक के साथ कहा, बॉस, मुझे लगता है चेयरमैन उस इंसान को जानते हैं जिसने नेहा का कत्ल किया है। आप एक बार उनसे। बेला ने स्टीवेन की बात काटते हुए कहा, स्टीवेन, मैंने जो कहा है उस पर ध्यान दो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। स्टीवेन समझ चुका था बेला कार्तिक से उस इंसान के बारे में नहीं पूछना चाहती है। स्टीवेन ने कहा, ओके, एज यू वाइज बॉस। स्टीवेन वहां से चला गया। अब उस शानदार विला में बेला अकेली थी। उसकी आंखें अब भी बंद ही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद बेला ने अचानक अपनी आंखें खोली, जो पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके दिमाग में बार बार नेहा से जुड़ी यादें आ रही थी। नेहा का मासूम चेहरा बार बार उसके आंखों के सामने आ रहा था, चाहे वो अपनी आंखें खुली रखे या बंद। नेहा से जुड़ी यादें, उसकी बातें, उसका भोलापन बेला को विचलित कर रहा था। बेला गहरी सांस लेकर उठी। उसे नेहा को देखे हुए पूरे 14 साल हो चुके था और उस बेरहम कातिल की वजह से उसे नेहा की आखिरी झलक तक नसीब नहीं हुई थी। बेला बैकयार्ड में आए, जहां एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। बेला ने अपने शर्ट के बटन खोले। अंदर उसने ब्लैक स्पोर्ट्स इनर पहन रखा था। बेला ने लॉन्जर की ओर अपना शर्ट उछाल दिया, फिर वो पूल में कूद गई। 2 मिनट बाद बेला पूल की गहराई में पानी के अंदर फर्श पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। वो एकटक ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। सेकंड धीरे धीरे मिनट में और मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल गए। बेला ने ना ही अपनी पलकें झपकाए और ना ही उसका पानी से बाहर आने का कोई इरादा था। पानी उसे सुकून दे रही थी। फ्रांस, पेरिस, रिचर्ड मैंशन। बेला की वापसी के बाद से रिचर्ड फैमिली को उनकी प्रेस्टीज फिर से वापस मिल चुकी थी। हालांकि अब खुशियां रिचर्ड फैमिली के नसीब में नहीं रही थी। पूरे पैलेस में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। देर रात को मिस्टर फ्रैंक रिचर्ड अपनी पत्नी के साथ बैकयार्ड में बैठे हुए थे। अतीत में हमेशा गर्व से सर ऊंचा रखने वाले मिस्टर फ्रैंक अब बूढ़े हो चुके थे। बीते वर्षों की मुश्किलों ने उन्हें और उनकी पत्नी को उनकी उम्र से ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। मिसेज रिचर्ड ने उदासी से कहा, लगता है बेला हमसे अब भी नाराज है। इतने दिन हो गए मगर वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। क्या वो हमसे इतनी नफरत करने लगी है? मिस्टर फ्रैंक ने जवाब में कहा, वो भला हमसे नफरत कैसे नहीं करेगी। निक और एमा ने जो किया था उसके बाद तो मुझे खुद ही खुद से नफरत होने लगी है। ये सब मेरे परवरिश का नतीजा है। ना मैं निक और एमा को हद से ज्यादा छूट देता और ना आज हमें आज ये दिन देखना पड़ता। मिस्टर फ्रैंक की बातों में हामी भरते हुए अचानक किसी ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही। ये सब तुम्हारी गलती है फ्रैंक रिचर्ड। तुम्हारी वजह से मेरी श्रेया को इतना सफर करना पड़ा। 14 साल तक उसे गुमनामी में जीना पड़ा। अब तुम लोगों ने गलती की है तो तुम्हें गलती की सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। मिस्टर फ्रैंक और मिसेज रिचर्ड ने एक साथ सिर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा, जहां खड़ा धोती वाला आदमी किसी महान आत्मा की तरह अपना दोनों हाथ पीछे की तरफ किए मनमोहक मुस्कान के साथ उन दोनों को देख रहा था। रोहित चुपचाप धोती वाले इंसान के पीछे खड़ा था। उसकी नजर 2 धारी तलवार की तरह मिस्टर फ्रैंक और उनकी पत्नी को देख रही थी। देख क्या घूर रही थी। मिस्टर फ्रैंक और मिसेज रिचर्ड की आंखें उस आदमी को देखते ही बड़ी हो गई, मानो उन दोनों ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उन दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। मिस्टर फ्रैंक ने हैरत से कहा, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब आप तो। धोती वाला आदमी उनकी बात काटते हुए मुस्कुराकर बोला था, मैं यहाँ। एक बात बताओ, क्या मुझे देखकर तुम दोनों को डर लग रहा है? धोती वाले आदमी का सवाल सुनकर मिस्टर फ्रैंक और उनकी वाइफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। धोती वाले आदमी ने उन दोनों का रिएक्शन देखा, फिर वो एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगा। अगली सुबह बेला को चार्ली ने कॉल करके बताया, निखिल को होश आ चुका है। बेला हॉस्पिटल निखिल से मिलने आई। कार्तिक वहां नहीं था। वो रेयांश के साथ कपूर इंडस्ट्रीज गया हुआ था। काफी दिन हो गए थे।
उसे कंपनी गए हुए, बस इसीलिए वो कंपनी गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही बेला किसी से बात किए बगैर वार्ड के अंदर निखिल से मिलने गई, जो किसी इजिप्शियन मम्मी की तरह पट्टियों में लिपटा हुआ था। निखिल से थोड़ी देर बात करने बाद बेला वार्ड से बाहर आई। जैसा कि बेला ने कहा था, कार्तिक ने कल रात से अब तक एक बार भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। अचानक बेला की नजर समय और वर्तिका पर गई, जो रीवा के साथ उसके कमरे से बाहर निकल रहे थे। बेला ने उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ कब आए? वर्तिका ने जवाब में कहा, हम थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए हैं, आदि भाई के साथ। उन्होंने हमें साथ चलने को कहा और निखिल अंकल को भी होश आ चुका था, इसीलिए हम दोनों उनसे मिलने यहाँ आ गए। इसी बहाने समय भी मुंबई शहर घूम लेगा। अच्छा, आदि कहाँ है? हमें नहीं पता। हमें यहाँ छोड़ने के बाद वो निखिल अंकल से मिले और फिर कहीं चले गए। हमने उन्हें जाते हुए भी नहीं देखा। वो तो रीवा ने हमें बताया, वो जा चुके हैं। ठीक है, तुम तीनों मेरे साथ घर चलो, हॉस्पिटल में रहना। तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा और रीवा तो कल से ही यहाँ है। घर चलकर थोड़ा रिलैक्स कर लो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सब निखिल का ख्याल रखेंगे, उसे भी रेस्ट की जरूरत है। हम बेला उन तीनों लेकर के मेंशन आ गई। आज बेला का दिमाग कल की तुलना में ज्यादा शांत था। कार्तिक को फेस करना उसके लिए अब मुश्किल नहीं होने वाला था। वैसे भी कार्तिक ने अपने हाथों से तो नेहा का कत्ल किया नहीं था। दूसरी तरफ विवान किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में पैराडाइज होटल आया हुआ था। ईरा भी उसके साथ ही थी। वो सुबह से ही जबरदस्ती विवान के साथ घूम रही थी। विवान जहां जाने को तैयार होता, ईरा उसके साथ हो लेती। विवान ने उसे कई बार मना भी किया था, मगर ईरा उसकी बातों को नजरअंदाज करके जबरदस्ती उसके कार में बैठ जाती थी। लंच करते वक्त विवान ने चिड़ी हुई नजरों से ईरा को घूरा, जो आराम से खाना खा रही थी। विवान ने कठोरता से कहा, लंच करके घर वापस चली जाना, मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं तुम्हें वहां नहीं ले सकता हूँ। ईरा ने आराम से जवाब में कहा, तुम्हें किसने कह दिया तुम्हें मुझे कहीं लेकर जाने की जरूरत है? मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां जाऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। वैसे मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरे साथ इज्जत से पेश आओ। पूरे 1.5 मिनट बड़ी हूं मैं तुमसे। ईरा की बात सुनकर विवान ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी मूर्ख को देख रहा हो। हालांकि उसने ईरा से कोई बहस नहीं की। ये लड़की सच में उसकी बहन थी। उसने दोबारा डीएनए टेस्ट करवाया था। ये लड़की वाकई उसकी बहन थी। उसके थोड़े नखरे तो वो झेल ही सकता था। अचानक ईरा के फोन पर किसी का कॉल आया। कॉलर एड चेक करते ही ईरा की आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसे देखकर विवान की आंखें सिकुड़ गई। विवान जानना चाहता था किसके कॉल ने उसकी बदतमीज बहन को इतना खुश कर दिया है। विवान ने ईरा के फोन में झांकने की कोशिश की, मगर उसके कुछ देखने से पहले ही ईरा वहां से उठकर साइड में कॉल रिसीव करने चली गई। 2 मिनट बाद ईरा वापस आए और खाने के बजाय वो जल्दी में टिश्यू पेपर से अपना मुंह क्लीन करने लगी। विवान ने पूछा, तुम कहीं जा रही हो क्या? ईरा ने जवाब में कहा, हाँ, मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। तुम अब आराम से अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। आज बहुत एंटरटेनमेंट किया तुमने मुझे। ईरा का जवाब सुनकर विवान की आंखें संदेह के साथ सिकुड़ गई। जो चमक उसने थोड़ी देर पहले ईरा के आंखों में देखी थी, वो चमक वो तब वर्तिका की आंखों में देखा करता था, जब वो लंबे बिजनेस ट्रिप से वापस आता था। विवान ने पूछा, दोस्त? ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसने पल भर में तुम्हारा माइंड चेंज कर दिया? ईरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से जाने लगी, जिसे देखकर ना जाने क्यों विवान को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि ईरा किसी दूसरे को उससे ज्यादा वैल्यू दे रही है। दरवाजे पर जाकर ईरा अचानक रुक गई। वो लोग एक प्राइवेट रूम में थे। ईरा ने पलटकर कहा, क्या तुम अपनी वाइफ से मिलना चाहते हो? वो यहाँ है मुंबई में। अगर उससे मिलना चाहते हो तो के मेंशन चले जाओ। कार्तिक अंकल फिलहाल वहां नहीं है। तुम्हें आसानी होगी वर्तिका से मिलने में। वर्तिका के मुंबई में होने की खबर सुनते ही विवान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने कंफर्मेशन के लिए गौर से ईरा को देखा, जिसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था वो झूठ बोल रही हो या मजाक कर रही हो। विवान ने काउच से अपना कोट उठाया और फिर वो ईरा को धक्का देकर उससे पहले ही कमरे से बाहर चला गया। ईरा ने विवान की जाती हुई पीठ को देखा और धीरे से कहा, इडियट। आगे क्या होगा? क्या विवान मिल पाएगा आज वर्तिका से?
किस दोस्त का जिक्र कर रही थी ईरा? क्या किया होगा धोती वाले आदमी ने मिस्टर फ्रैंक और मिसेज रिचर्ड के साथ? क्या बेला को फिर मिलने वाली है किसी अपने के मौत की खबर? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। च 165 विवान एट के मैंशन। अब तक। ईरा ने पलट कर कहा, क्या तुम अपनी वाइफ से मिलना चाहते हो? वो यहाँ है मुंबई में। अगर उससे मिलना चाहते हो तो के मैंशन चले जाओ। कार्तिक अंकल फिलहाल वहां नहीं है। तुम्हें आसानी होगी वर्तिका से मिलने में। वर्तिका के मुंबई में होने की खबर सुनते ही विवान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने कंफर्मेशन के लिए गौर से ईरा को देखा, जिसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था वो झूठ बोल रही हो या मजाक कर रही हो। अब आगे। विवान ने काउच से अपना कोट उठाया और फिर वो ईरा को धक्का देकर उससे पहले ही कमरे से बाहर चला गया। ईरा ने विवान की जाती हुई पीठ को देखा और धीरे से कहा, इडियट। विवान तेज कदमों के साथ नीचे लाउंज में आया। उसे जल्द से जल्द वर्तिका से मिलना था। हालांकि लाउंज में आते ही वहां मौजूद कुछ लोगों को देखकर विवान के कदम रुक गए। ईरा भी अब तक वहां आ चुकी थी। विवान के नजरों का पीछा करते ही ईरा की नजर काउच पर बैठे आदित्य और आरव पर गई। आदित्य एकटक विवान को घूर रहा था, जब उसकी नजर विवान के पीछे खड़ी ईरा पर पड़ी। ईरा ने विवान का बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, आदि, इससे मिलो। ये विवान। आदित्य ने ईरा की बात काटते हुए कठोरता से कहा, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो ईरा? तुमने तो कहा था तुम यहाँ किसी के साथ लंच करने आए हो। क्या ये लड़का वही इंसान है जिसके साथ तुम लंच करने आई थी? आदित्य की बात सुनकर विवान के हैंडसम चेहरे पर कठोर भाव उमड़ आए। आदित्य ईरा से ऐसे सवाल कर रहा था जैसे वो उसका गार्डियन हो, जो कि विवान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। विवान ने ईरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, ये मेरे साथ ही यहाँ लंच करने आई थी। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? विवान का बीच में बोलना, उसका ईरा के कंधे पर हाथ रखना और ईरा का उसका बाजू पकड़ना ना जाने क्यों आदित्य को हद से ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। ईरा को किसी और लड़के के इतने करीब देख आदित्य को अपने दिल में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। आदित्य ने ठंडेपन से विवान को घूरते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहते हो विवान सिंघानिया? एक तो तुमने बगैर परमिशन मेरी बेबी गर्ल से शादी कर ली और अब तुम उसे चीट भी कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पीठ पीछे ये सब करने की? आज मैं यही तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। आदित्य की धमकी सुनकर विवान के होठों के कोने एकदम से मुड़ गए। उसे समझ आ चुका था आदित्य को अब तक उसके और ईरा के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है और वो उसे और ईरा को मिसअंडरस्टूड कर रहा है। विवान आगे भी आदित्य को चिढ़ाना चाहता था मगर ईरा ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ईरा ने विवान का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहा, आदि, तुम गलत समझ रहे हो। विवान मेरा भाई है। क्या आरव भाई ने तुम्हें बताया नहीं? विवान मेरा ट्विन ब्रदर है। विवान सिंघानिया नहीं बल्कि विवान राजवंश है। ईरा की बात सुनकर आदित्य की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने सवालिया नजरों से आरव की तरफ देखा, जो काउच पर पैर फैलाकर बैठा हुआ और बड़ी ही दिलचस्पी के साथ उन तीनों को देख रहा था। आदित्य की सवालिया नजर भांपते ही आरव हंसकर बोला, हाँ, ईरा सही कह रही है। विवान अक्षत मामा का बेटा है। ईरा और विवान ट्विंस है, तेरे और रेयांश जैसे। आरव की बात सुनकर आदित्य को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने जाने अनजाने में ही ईरा के कैरेक्टर पर भी सवाल उठा दिया था। आदित्य ने कहा, ईरा, आई रियली एम सॉरी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया था। ईरा ने मुस्कुराकर जवाब में कहा, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं, मुझे निखिल अंकल से भी मिलना है। आदित्य ने सिर हिलाया, फिर वो लोग विवान को पूरी तरह नजरअंदाज करके वहां से चले गए। विवान ने भी उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे जल्द से जल्द के मैंशन जाना था। यूनाइटेड स्टेट्स लॉस एंजलिस के बड़े से स्टेडियम में 1000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। चारों तरफ तेज शोर शराबा हो रहा था, लाउड म्यूजिक बज रही थी। वहां वर्ल्ड वाइड पॉपुलर सिंगर माइल्स रिचर्ड का कॉन्सर्ट चल रहा था। स्टेज पर खड़े शर्टलेस खड़े माइल्स ने माइक ऑडियंस की तरफ किया। सभी ऑडियंस ने एक साथ एक लय में गाया, फ्लो विद ओशन। माइल्स का वर्षों पुराना गाना, जो उसने अपने डेब्यू के कुछ सालों बाद ही कंपोज किया था। हालांकि आज 20-22 साल बाद भी उस गाने की पॉपुलैरिटी जरा सी भी कम नहीं हुई थी। अचानक कॉन्सर्ट के बीचों बीच पावर कट हुआ, जिसकी वजह से चारों अंधेरा छा गया। पलक झपकते ही फैंस की हूटिंग चीखों में बदल गई। अंधेरा की वजह से सब कंफ्यूज हो गए थे।
हालांकि 2 मिनट के अंदर ही लाइट वापस आ गई, मगर स्टेज पर खड़ा माइल्स वहां से गायब हो चुका था, जिसे देखकर पूरे ऑडियंस में अफरा तफरी मच गई। आखिर उनका आइडल अचानक कहां गायब हो गया था। मुंबई, शाम का वक्त, के मैंशन। बेला स्टडी रूम में बैठी ऑफिस का काम कर रही थी। अचानक किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। बेला के कम इन कहने पर रावत एक सर्वेंट के साथ अंदर आया। वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। सर्वेंट ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मिस्टर विवान सिंघानिया यहाँ आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? विवान का जिक्र सुनते ही बेला ने सर उठाकर सर्वेंट की तरफ देखा। उसे नहीं लगा था विवान इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगा। बेला ने कहा, थम उसे अंदर आने दो और अगली बार अगर वो कभी यहाँ आए तो उसे बगैर रोक टोक अंदर आने देना, परिवार का हिस्सा है वो। सर्वेंट ने जवाब में कहा, ओके मैडम। सर्वेंट के जाने के बाद बेला ने अपना रुख रावत की तरफ किया, जो बेहद ही परेशान नजर आ रहा था। बेला ने पूछा, परेशान नजर आ रहे हो रावत? कुछ और हुआ है क्या? आगे क्या होगा? क्या है रावत के परेशानी की वजह? कहाँ गया माइल्स? क्या विवान वर्तिका से मिल पाएगा? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीड। चेरी ब्लॉसम 166 रॉकवेव की टिबही। अब तक बेला ने कहा, थम उसे अंदर आने दो और अगली बार अगर वो कभी यहाँ आए तो उसे बगैर रोक टोक अंदर आने देना, परिवार का हिस्सा है वो। सर्वेंट ने जवाब में कहा, ओके मैडम। अब आगे। सर्वेंट के जाने के बाद बेला ने अपना रुख रावत की तरफ किया, जो बेहद ही परेशान नजर आ रहा था। बेला ने पूछा, परेशान नजर आ रहे हो रावत? कुछ और हुआ है क्या? रावत जवाब देने से पहले हिचकिचाने लगा, जिसे देखकर बेला की आंखें संदेह के साथ सिकुड़ गई। बेला ने चेयर से पीठ टिकाते हुए कहा, रावत कुछ पूछा मैंने? रावत ने गहरी सांस लेकर जवाब में कहा, बॉस, फ्रैंक, अंकल, आंटी और माइल्स कल रात से ही मिसिंग है। अंकल और आंटी कल अचानक मेंशन के बैकयार्ड से गायब हो गए थे और माइल्स एक कॉन्सर्ट के लिए गया था। बीच कॉन्सर्ट में पावर कट हुआ और जब दोबारा लाइट आई तो माइल्स स्टेज से गायब था। रावत की बात सुनते ही बेला के माथे पर काली धारियां उभर आई। पहले नेहा और अब रिचर्ड फैमिली। भले ही बेला ने वापस आने के बाद रिचर्ड फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया था, मगर रिचर्ड फैमिली में हर कोई उसके नजरों के अंदर ही था। रिचर्ड फैमिली की सेफ्टी की जिम्मेदारी बेला ने रावत को दी थी, जिसमें रावत चूक गया था। रातों रात पूरी रिचर्ड फैमिली गायब हो गई थी और रावत को इसकी भनक तक नहीं थी। बेला ने अपने गुस्से काबू करते हुए पूछा, क्या तुमने इस मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया? सीसीटीवी फुटेज चेक की? आसपास के लोगों से पूछा? रावत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बॉस, आज सुबह मुझे ये खबर मिली और उसी वक्त से मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, मगर अंकल, आंटी और माइल्स का कोई सुराग नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैंने पूरे ल और पेरिस का सीसीटीवी खंगाल लिया। अब भी हमारे लोग इन्वेस्टिगेशन में जुटे हुए हैं, मगर कहीं अंकल, आंटी और माइल्स का अता पता नहीं है। रावत की बातें सुनकर बेला जितनी हैरान थी, उसे उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। वो ऑलरेडी नेहा के कत्ल की वजह से परेशान थी और अब फिर से उसके करीबियों के साथ एक नई दुर्घटना हो गई थी। बेला ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया रावत? तुम्हारे इतने एफर्ट्स के बाद भी वो तुम्हें कैसे नहीं मिले? रावत ने जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। वो खुद हैरान था। उसकी टीम, जो किसी गुमशुदा चींटी को भी ढूंढने की काबिलियत रखती थी, वो पिछले 10 घंटों से मिस्टर फ्रैंक, उनकी वाइफ और माइल्स को नहीं ढूंढ पा रही थी। रावत ने अचानक कुछ याद आते ही कहा, बॉस, एक और बात है। जो नोट नेहा के कातिल ने कॉटेज में आपके लिए छोड़ा था, ठीक वही नोट रिचर्ड मेंशन की दीवार और कॉन्सर्ट स्टेडियम में भी लिखा हुआ था। रावत की बात सुनते ही बेला ने अपने फोन में वो पिक्चर निकाली, जो चार्ली ने उसे सेंड किया था। बेला ने रावत को पिक्चर दिखाते हुए कहा, इसी नोट के बारे में बात कर रहे हो तुम? रावत ने गौर से पिक्चर देखा, जिसमें उसी धोती वाले इंसान का मैसेज लिखा हुआ था, ए एंड एन ए बिगिनिंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं श्रेया, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तैयार रहना। रावत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस बॉस, यही नोट लिखा हुआ था वहां। हालांकि इस बार इसमें ए एंड एन ए बिगिनिंग नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ नीचे वाला नोट लिखा हुआ था।
रावत की बात सुनते ही बेला ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसका शक बिल्कुल सही था। इन सब के पीछे उसी इंसान का हाथ था जिसमें नेहा का कत्ल किया था। लिविंग एरिया। वर्तिका काउच पर बैठी कॉलेज का असाइनमेंट कर रही थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर टैप किया। वर्तिका ने बगैर देखे कहा, समय प्लीज, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत सारी असाइनमेंट बाकी है। अगर मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया तो वो खड़ूस प्रोफेसर शैतान से मेरी शिकायत कर देगा। वर्तिका की बात सुनते ही पीछे खड़े विवान की आंखें सिकुड़ गई। वह इस लड़की को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था और ये लड़की उसे शैतान कह रही थी। भला कौन शैतान किसी को अच्छे से ट्रीट करता है? विवान ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसे बात करती हो? मैं तुम्हें शैतान लगता हूँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दिन मैं तुम्हें शैतान की परिभाषा जरूर समझाऊंगा। अचानक आई जानी पहचानी आवाज सुनते ही वर्तिका ने सर घुमाकर पीछे देखा। उसने विवान के यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी। वो विवान को वहां देखकर खुश भी थी और थोड़ी घबराई हुई भी थी। ना ही विवान के रिश्ते कार्तिक से ठीक थे और ना ही रेयांश से। ऐसे में विवान का यहाँ आना वर्तिका को थोड़ा डरा रहा था। वर्तिका ने हैरत से बोला, विवान तुम यहाँ क्यों आए हो? छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। विवान कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही वर्तिका उसे लेकर अपने कमरे में चली आए और उसने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। विवान चुपचाप अपना दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाले वर्तिका को देख रहा था, जो थोड़ी नर्वस नजर आ रही थी। विवान ने पूछा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? विवान का सवाल सुनते ही वर्तिका की आंखें सिकुड़ गई। उसने पलटकर विवान की तरफ देखा, जो धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। वर्तिका ने उसे घूरते हुए कहा, एक तो तुम बगैर बताए अचानक यहाँ आ गए और ऊपर से तुम मुझसे ये पूछने की हिम्मत भी कर रहे हो, मैं नर्वस क्यों हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता विवान, मैं नर्वस क्यों हूँ? विवान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से वर्तिका की तरफ अपने कदम बढ़ाता रहा, जिसे देखकर वर्तिका अपने कदम पीछे लेने लगी। कार्तिक और रेयांश का ख्याल उसे अब भी सता रहा था। भले ही वर्तिका जानती थी अक्षत का बेटा होने की वजह कार्तिक और रेयांश उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर फिर भी उसे अपने दिल में अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। विवान ने वर्तिका के सर के बगल में दरवाजे पर अपना एक हाथ टिकाया, फिर वो धीरे धीरे वर्तिका की तरफ झुकने लगा, जिसे देखकर वर्तिका की सुंदर पलकें तेजी से फड़फड़ाने लगी। विवान उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। वर्तिका के हाथ उसके शर्ट पर जाकर कस चुके थे। उसे लग था विवान उसे किस करेगा, मगर उसके सोच से उलट विवान ने अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। उसका दूसरा हाथ वर्तिका के कमर पर आ चुका था। वर्तिका की हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ने लगी। विवान ने उसके कमर में अपना हाथ लपेटा और फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर किया। आज इतने दिनों बाद वर्तिका को अपनी बाहों में लेकर उसे बेहद सुकून मिल रहा था। हाइट डिफरेंस की वजह से वर्तिका का चेहरा विवान के सीने से जा लगा था। विवान के मुकाबले वर्तिका कुछ ज्यादा ही छोटी थी। उसका सर विवान के चेस्ट तक आकर ही खत्म हो जाता था। वर्तिका ने महीन स्वर में कहा, विवान तुम क्या कर रहे हो? मैं। विवान ने उसकी बात काटते हुए कहा, शुश बेबी, कुछ मत बोलो, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहना है, प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विवान की बात सुनकर वर्तिका के चेहरे पर छोटी डिंपल वाली मुस्कान आ गई और उसने अपना गाल विवान के सीने से लगाते हुए उसे जोर से हग बैक कर लिया। रात का वक्त। कार्तिक, रेयांश और अनुष्का एक साथ ही के मेंशन वापस आए। लिविंग एरिया में वर्तिका, आदित्य, ईरा, समय और रिवा बैठे हुए थे। विवान भी उन्हीं के साथ चुपचाप बैठा हुआ था। हालांकि वर्तिका से मिलने बाद विवान वहां से जा रहा था, मगर बेला ने उस रात को वहीं रुक जाने के लिए इनवाइट किया था, जिसकी वजह से विवान वहीं रुक गया था। कार्तिक और रेयांश को देखते ही वर्तिका ने जोर से विवान का हाथ पकड़ लिया। हालांकि विवान को देखने बाद कार्तिक या रेयांश की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी वर्तिका ने सोची थी। कार्तिक ने एक सरसरी नजर उन सब पर डाली। कुछ क्षण के लिए उसकी नजर विवान पर रुकी और फिर वो बगैर कुछ कहे अपना टाई निकालते हुए ऊपर अपने कमरे में चला आया। बेला कमरे में नहीं थी। कार्तिक फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया। उसने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे। कमरे से बाहर आकर कार्तिक ने सर्वेंट से बेला के बारे में पूछा तो उसे पता चला बेला सुबह से ही अपने स्टडी रूम में है। कार्तिक स्टडी रूम में आया, जहां बेला किसी से कॉल पर कर रही थी। कार्तिक खामोशी से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। बेला ने कॉल पर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ल में कर्फ्यू लगाओ या फिर पेरिस में,
तुम्हें जो करना है करो, मगर उन तीनों की ढूंढो। मुझे किसी कीमत में वो तीनों सही सलामत चाहिए। फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा। बेला ने जवाब में कहा, मैं उस मिनिस्टर को हैंडल कर लूंगी। तुम सब अंकल, आंटी और माइल्स को ढूंढने पर ध्यान दो। बाकी मैटर्स मैं हैंडल कर लूंगी। आगे से वो तुम लोगों के रास्ते में अड़चने पैदा नहीं करेगा। कार्तिक तब तक बगल में खड़ा इंतजार करता रहा, जब तक बेला की बात खत्म नहीं हो गई। फोन वर्क डेस्क पर रखते हुए बेला ने कार्तिक को देखा, जो अपनी पलकें झुकाए उसे देख रहा था। बेला ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कार्तिक, क्या तुम जानते हो नेहा का कत्ल किसने किया था? कार्तिक ने उसका सर सहलाते हुए कहा, वाइफी, अगर मैं तुम्हें उसका नाम भी बता दूं, तो भी तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी। कार्तिक की बात सुनकर बेला की आंखें गहरी हो गई। उसे कार्तिक की बातें बहुत अजीब और संदिग्ध लग रही थी। बेला ने पूछा, अच्छा, क्या तुम ये जानते हो उस इंसान ने अंकल, आंटी और माइल्स के साथ क्या किया है? कहाँ है वो लोग? कार्तिक ने जवाब में कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। रिचर्ड फैमिली से जुड़े मामलों पर मैं ध्यान नहीं देता। बेला को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। बेला को पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। बेला जानती थी कार्तिक ने नेहा पर भी ध्यान इसलिए दिया था क्योंकि नेहा ने उसे मारने की कोशिश की थी, वरना कार्तिक उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। बेला ने कुछ क्षण रुककर पूछा, कार्तिक, वो इंसान कौन है? मुझे उसके बारे में जानना है। वाइफी, तुम उसके बारे में ना ही जानो तो बेहतर होगा। नहीं, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। कार्तिक, प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ, प्लीज। बेला उस इंसान के बारे में जानने को व्याकुल थी, जिसने उसकी फैमिली पर हाथ डालने हिम्मत की थी। कार्तिक कुछ पल तक बेला को देखता, जो बेसब्र नजरों से उसे देख रही थी। कार्तिक की उंगलियां बेला के बालों में चल रही थी, जिससे बेला को थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा था, वरना सुबह से ही वो अपनी फैमिली के बारे सोच कर परेशान थी। कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, वाइफी, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी। इनफैक्ट मैं भी फिलहाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। वो इंसान एक झटके में पूरे रॉकवेव को तबाह कर सकता है। हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है वो, और जहां तक मुझे पता है वो रिचर्ड फैमिली में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनकी चिंता मत करो। कार्तिक की बातें बेला के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसे कार्तिक के शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर कोई इंसान रॉकवेव को एक झटके में तबाह कैसे कर सकता था? रॉकवेव की तबाही इतनी आसान कब से हो गई थी? क्या कार्तिक उससे कोई मजाक कर रहा था? बेला ने कार्तिक की आंखों में गौर से देखा। कार्तिक को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो कोई झूठ बोल रहा था या फिर कोई मजाक कर रहा था। बेला ने पूछा, क्या मैं सच में उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ? नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं, हम मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्या हो अगर उसने हम पर अटैक किया, या फिर दोबारा से हमारे किसी अपने को हमसे दूर करने की कोशिश की? क्या करेंगे हम तब? कार्तिक, वाइफी, वो ऐसा नहीं करेगा। फिलहाल नहीं, आगे का कह नहीं सकते। कार्तिक की बातों ने बेला के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसने आज से पहले कार्तिक को किसी के बारे में ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। बेला ने अचानक पूछा, वह इंसान हर बार मेरे लिए एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा होता है वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। क्या वो सच में ऐसा कुछ करना चाहता है? बेला का सवाल सुनते ही कार्तिक की नीली आंखें डार्क हो गई। उसके आसपास वातावरण में ठंडक बढ़ चुकी थी, मानो वहां बर्फबारी हो रही हो। आगे क्या होगा? क्या है उस धोती वाले आदमी की असलियत? क्यों नहीं बताना चाहता है कार्तिक बेला को उसके बारे में? क्या वह धोती वाला इंसान सच में एक दिन बेला को अपने साथ ले जाएगा? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।